हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है वेक्टर अलजेब्रा। तो ये जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा हमने कल शुरू किया था, तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ाएंगे। आज के जो लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस किन टॉपिक पे रहेगा। पहला टॉपिक रहेगा प्रोजेक्शन पे रहेगा। फिर उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट कल बता चुका था मैं, और आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है या टेट्राहेड्रन गिवन है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल गिवन है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, या अगर हमारे पास पैरेलल डायग्राम गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए, ये स्टूडेंट जेईई मेंस का सिलेबस है जो कि एनटी की वेबसाइट पर है, आप चेक कर सकते हैं। तो मेन फोकस क्या क्या रहेगा, 3 डायमेंशन में जो वेक्टर्स हैं या स्केलर आप बोल सकते हैं, यू वी एंड डब्ल्यू, आप 3 वेक्टर लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आपस में कैसे निकालेंगे। और आपको बॉक्स फंक्शन के बारे में बताएंगे कि बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर क्या होता है और क्या नीड है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्शन। तो हमारे पास कोई वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और ए वेक्टर है। ओके, और बी वेक्टर को हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में, और ए वेक्टर को हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें स्टूडेंट क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोजेक्शन, निकालनी है ए की ऑन बी पर। तो ए की प्रोजेक्शन हमें देखनी है किस पर, बी पर देखनी है। तो क्या होती है स्टूडेंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जैसा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ दिस। अगर हम ए से अगर हम परपेंडिकुलर डालें ओ बी पर, तो जो हमारी ओ से, हमने क्या किया स्टूडेंट, हमारे पास कोई ओ बी वेक्टर है एंड ओ ए वेक्टर है। हमने क्या किया, जो हमारा पॉइंट है ए, उससे क्या किया, उस पॉइंट से हमने क्या किया, ओ बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये एल पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अगर हम ओ ए के प्रोजेक्शन की बात करें ओ बी पर, तो क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एल, ये क्या हो जाएगी हमारी ओ प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी। ओके, तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला आया कैसे वो आपको बताता हूं। तो क्या होता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, ए कॉस थीटा। ओके, कि ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास जब वेक्टर गिवन हो तो उनको कैसे लिखते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर गिवन है, उन दोनों वेक्टर के बीच का अगर हमें थीटा एंगल फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो अगर हम स्टूडेंट क्या करें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दें एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो अगर हम यहाँ से स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसको क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें स्टूडेंट, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, डॉट प्रोडक्ट विथ ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही तो है स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वी वेक्टर। तो स्टूडेंट प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट करिए। तो फिर से बताता हूं कि आपको क्या करना, आपके पास कोई 2 वेक्टर थे ओ ए एंड ओ बी, फिर क्या करना था, हमें प्रोजेक्शन देखनी थी ए की किस पर, कौन से वेक्टर पर, ओ बी पर। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं ओ बी वेक्टर पर। तो ओ बी वेक्टर पर ये जो पॉइंट एल पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ओ ए, ये है प्रोजेक्शन, इसकी ओ ए की प्रोजेक्शन। तो इसका फॉर्मूला ये होता है वी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट विथ ए एंड बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया जाए स्टूडेंट, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए वेक्टर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट विथ ए एंड बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जिस पर स्टूडेंट बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन के बाद जो वर्ड लिखा है ऑन बी वेक्टर, तो वो डिवाइड में आएगा, और जैसे इसमें ए क्या है, ऑन ए लिखा है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है एबीसी, जहां पर बीसी की लेंथ गिवन है आपको 8, सीए की लेंथ गिवन है 7 और एबी की लेंथ गिवन है 10। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एबी ऑन एसी। ओके, तो हमें कोई ट्रायंगल गिवन है एबीसी, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे ए वी सी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए की कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए होगा, ए की करस्पॉन्डिंग ए वेक्टर हो गया, ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर होगा, यहाँ वी वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, वी सी की मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी हमें गिवन है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, एक क्या गिवन है हमें, सी ए या ए सी की बात करें तो क्या गिवन है आपको, 7 गिवन है, ये 7 गिवन है, बी सी कितना गिवन है, 8 गिवन है, और ए बी कितना गिवन है स्टूडेंट, ए बी गिवन है 10। तो स्टूडेंट हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन ए सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या गिवन है, सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम बी मान लें, इसको ए माने और इसको सी माने, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए बी डॉट ए सी। तो स्टूडेंट आपको पता है ये क्या है, ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर, ए बी इंटू ए सी। ओके, ये क्या है, सी इंटू बी, इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाई सी। मैंने डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, वो क्या था, अगर हम cos थीटा इक्वल टू बी, हमारे पास बी वेक्टर गिवन है, एक सी वेक्टर गिवन है, और दोनों के बीच का अगर एंगल की बात करें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है इसका वैल्यू कितनी गिवन है, हमने बी मानी, बी इक्वल टू 7 गिवन है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू सी। तो स्टूडेंट हम जो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए के। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट v डॉट सी डिवाइडेड बाई सी। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, b डॉट सी को अगर हम इन टर्म ऑफ इसमें लिख दें, इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें वेक्टर v डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट वी सी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन क्या मिलेगी, बी कॉस थीटा। अब अगर हम स्टूडेंट, हमें b की वैल्यू क्या पता है, b की वैल्यू हमें 7 गिवन है, डिस्काउंट क्या हो जाएगा 7 cos थीटा। ओके, अब हमें केवल cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ पुट कर देना है और हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है तो cos थीटा इक्वल टू, और उसकी लेंथ गिवन है तीनों, जो उसकी साइड 7 की लेंथ गिवन है सपोज ए बी सी, तो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2vc। ओके, अब बात आती है cos थीटा की वैल्यू तो ये होगी, ठीक है। अगर हम यहीं पे b cos थीटा की बात करें तो b cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई
2bc इंटू बी, तो b से b क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज b cos थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू c। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, v cos थीटा इक्वल टू v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10, तो 10, तो इसको स्टूडेंट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपको 36 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 14, दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिल जाएगा, ओके, बी कॉस थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, तो हमने क्या मिला था स्टूडेंट, वी सी कॉस थीटा, ए सी क्या था, ए सी था हमारा v, तो यहाँ स्टूडेंट v होगा, सॉरी यहाँ v होगा, तो v से v यहाँ पे कैंसिल होगा स्टूडेंट, v से b कैंसिल होगा, तो हमें केवल मिलेगा बी सी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा c कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा c से c कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा c कॉस थीटा 2b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। ओके, तो ये हो गया 36 प्लस 49 डिवाइड बाई 14, तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको स्टूडेंट, हमको मिलेगा 85/14। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट ऑप्शन है। तो क्या किया इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या निकालनी थी, प्रोजेक्शन निकालनी थी हमको। ट्रायंगल बोला गया था ABC गिवन है, और जिसमें AC की लेंथ आपको गिवन है 10 है, BC की गिवन है 8 गिवन है और CA की गिवन है, तो आपको प्रोजेक्शन निकालनी थी AB वेक्टर ऑन AC। तो हमने क्या किया, जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AC, तो फिर हमने कौन सा फॉर्मूला ये यूज किया, इससे मैंने क्या किया, V वेक्टर डॉट C वेक्टर की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस थीटा लिख दी, और बाई ट्रायंगल, जब हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन हो ABC और उसकी साइड्स हो A B एंड C, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये फाइनल आंसर मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, थ्योरम इन प्लेन। तो अगर आपके पास स्टूडेंट क्या है, कोई दो वेक्टर हैं, ओके, जो कि क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके, कोलिनियर मीन्स जो हमारे वेक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मीन्स जो दोनों प्लेन हैं, सॉरी जो दोनों वेक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे अगर आपके पास ए वेक्टर की बात की तो ये हो गया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर। और अगर हमें कोई तीसरा वेक्टर मिल जाए, जैसे बोलेंगे हम आर वेक्टर, वो क्या हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के साथ भी कोलिनियर हो, तो हम बोलेंगे थ्योरम इन अ प्लेन। ये थ्योरम इन प्लेन क्या स्टेटमेंट क्या है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी आर कोप्लेनर विद देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ओके, तो अगर आपके पास टू वेक्टर्स गिवन है किसी प्लेन में, और जो कि क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन्स आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स ई वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर। तो स्टूडेंट ये जो थ्योरम इन प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लास 9th या 11th में पढ़ा होगा, जब आपने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, वेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है उसमें। कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा होगा, जैसे ये क्या होता है, एक्स एक्सिस ये होती है बाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, और बाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। ओके, तो ये वेक्टर हो गया जे कैप। और अगर हम इस पॉइंट को ओ माने, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 5,6, तो अगर हम ओ से पी, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर क्या था, वो हो जाता है स्टूडेंट ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है 5 आयोटा प्लस 6j। तो वही तो चीज लिखी हो स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है तो 5 इंटू आयोटा, 5 का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड 6 का जे के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है, ये है थ्योरम इन अ प्लेन। तो क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, एक्स कोई वेक्टर है प्लेन में, और आपको ए वेक्टर आपको गिवन है 2 आयोटा माइनस जे प्लस के, क्या गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है 2 आयोटा माइनस जे प्लस के
वी वेक्टर आपको गिवन है आयोटा प्लस 2j माइनस k, और गिवन है इफ द वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, क्या गिवन है, x इज परपेंडिकुलर टू 3 आयोटा प्लस 2j माइनस k कैप इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, x डॉट प्रोडक्ट विथ 3 आयोटा प्लस 2j माइनस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला है कि एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए इज, प्रोजेक्शन गिवन है, पहली इक्वेशन ये बन गई। और अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोजेक्शन गिवन है, जो x की प्रोजेक्शन है a पर गिवन है कितनी, 17 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या गिवन है, डॉट प्रोडक्ट विथ x एंड a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a दिस इक्वल टू कितना गिवन है, 17 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। और एक कंडीशन गिवन है कि जो वेक्टर है हमारे a एंड b हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम इन प्लेन। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं लैम्डा a प्लस म्यू v वेक्टर। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। हमें क्या करना, तीनों इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें x मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क है, ओके, इसको ट्राई करना, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन हैं, जैसे एक वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर गिवन है और दूसरा आपको वेक्टर गिवन है वी वेक्टर, ओके। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी स्टूडेंट वो क्या रहेगी, इस साइड। और अगर बी क्रॉस ए की बात करें, अगर सपोज आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, अगर हम इसको क्या मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और अगर हम ए क्रॉस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर ए क्रॉस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इनसाइड द बोर्ड। अगर आप जो डिजिटल बोर्ड आप दिख रहा है आपको, जिस चिप पे हम लिख रहे हैं, तो अगर इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की, अगर वेक्टर कुछ इस टाइप से गिवन है वो इनसाइड होगी, इसमें क्या होगी, आउटसाइड होगी, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है स्टूडेंट, एन कैप होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। एन कैप होता है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये गिवन है, तो ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड दे। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर कुछ इस टाइप से गिवन है, वी वेक्टर ए वेक्टर, तो अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द बोर्ड, ओके। तो अब प्रॉपर्टी की बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या होगा, एंगल पूछा जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि डॉट प्रोडक्ट के केस में था कि ए डॉट प्रोडक्ट विथ ए एंड बी इक्वल टू होता है बी एंड सी का डॉट प्रोडक्ट, बी एंड ए का प्रोडक्ट, ओके। तो व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस ए, ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ए क्रॉस बी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बताया था मैंने, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस ए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट वेक्टर गिवन है, उसका उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 0। इससे क्या एम्प्लाइज होता है स्टूडेंट, अगर आपका ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 मिला आपको, तो थीटा इक्वल टू कितना, 0 मिलेगा। अगर हम बी की जगह ए रख दें तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। अगर दो वेक्टर, तो जब थीटा इक्वल टू 0 आता है स्टूडेंट, तो आप कैसे पता करेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर थीटा की वैल्यू 0 आती है तो दो वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सोचिए स्टूडेंट और कमेंट करिए। अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ऐसे और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 है
तो थीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है तो उनके बीच का एंगल आपको थीटा इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम दोनों वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं? स्टूडेंट कमेंट करिए। तो स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर हों, जब भी सेम वेक्टर की बात की जाए, ए क्रॉस इक्वल टू 0 होता है हमेशा, तो इससे मिलता है हमें साइन थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला? 0। जब थीटा इक्वल टू 0 मिलता है हमें दो वेक्टर के बीच में, तो क्या दोनों वेक्टर क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी दिस इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। तो स्टूडेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्केलर m गिवन है तो हम क्या करें? अगर हमारे पास a क्रॉस b गिवन है, दिस इक्वल टू क्या हो, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? दिस इक्वल टू होता है माइनस का b क्रॉस a। तो अगर हम स्टूडेंट या अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो स्केलर है तो उसमें क्या करें? अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? m इंटू a क्रॉस b की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m a क्रॉस b, क्योंकि ये क्या होता है? m है स्केलर, तो ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी इफ a इज पैरेलल टू b। ओके, तो अगर a पैरेलल टू b है, इफ a इज पैरेलल टू b, तो अगर आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है, a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर गिवन है, तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, तो स्टूडेंट आप देख के बता सकते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। क्योंकि अगर लाइक वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर अनलाइक वेक्टर हैं कुछ इस टाइप से जिनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो इस केस में क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू 180। ओके, तो अगर दो वेक्टर हमारे क्या हैं? पैरेलल हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा आइदर थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब स्टूडेंट दोनों वेक्टर क्या हो? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मीन्स दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? सेम। और थीटा इक्वल टू पाई कब होगा? थीटा इक्वल टू पाई तब होगा स्टूडेंट जब दोनों वेक्टर हमारे क्या हो? अनलाइक वेक्टर हो। अनलाइक वेक्टर मीन्स दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन हो वो क्या हो? एक दूसरे की अपोजिट हो, तो हमें थीटा इक्वल टू पाई मिलेगा। ओके, और जब थीटा इक्वल टू 0 और पाई मिलता है तो ए क्रॉस बी क्या होता है? 0 है। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? 0। जब भी स्टूडेंट अब बात आए कि आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 की बात आए, तो थीटा क्या क्या मिल सकता है? 0 और पाई। 0 कब मिलेगा? जब हमारे वेक्टर हैं वो क्या होना? उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। और पाई तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। ओके, अब बात आती है कि अगर a परपेंडिकुलर टू b है तो आपको क्या मिलेगा? a परपेंडिकुलर टू b का मीन क्या होता है स्टूडेंट? कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि अगर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, तो यहां से a एंड b का डॉट प्रोडक्ट जब 0 है तो यहां से cos थीटा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 0। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? पाई बाई 2। तो cos थीटा कब 0 होता है? 0 पाई बाई 2। क्योंकि स्टूडेंट ये जो cos थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में जो थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा बिलोंग्स टू करता है क्लोज 0 ओपन पाई तक। ओके, जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो हम a क्रॉस b निकाल सकते हैं, क्योंकि a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। ओके, और n गैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है कि डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो a परपेंडिकुलर टू b है तो डायरेक्शन क्या है? कुछ पॉजिटिव होगी। तो ये हो गया। जब हमें थीटा इक्वल टू क्या पता चल गया? पाई बाई 2, तो हमें यहाँ क्या रख सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो साइन पाई बाई 2, तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस केस में क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कौन सा रिलेशन बनेगा? रिलेशन बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और ये कब पॉसिबल है? जब हमारा क्या थीटा क्या हो? पाई बाई 2, या आप
दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर हों वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि हमारे जो वेक्टर गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आइदर ए जीरो हो सकता है और बी हमारा क्या हो, नॉन जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बी वेक्टर हमारा क्या हो, जीरो हो जाए, बट ए वेक्टर हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारे वेक्टर हैं ए एंड बी वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। ओके, अब बात आती है कि ये क्या है, आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है। आई वेक्टर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस। जे क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। ओके, अगर हम आई क्रॉस आई जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है उसका उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो ये क्या है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। ओके, और आई क्रॉस जे की बात की जाएगी तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, के वेक्टर। जे क्रॉस के की बात की जाएगी तो आपको आई वेक्टर मिलेगा, और के क्रॉस आई की बात की जाए तो आपको जे मिलेगा। तो स्टूडेंट ये क्या है, साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। वो कैसे, जैसे अगर आई जे एंड के की बात की जाए। ओके, तो अगर हम आई क्रॉस जे की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, के। ओके, आई क्रॉस जे की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, के क्रॉस आई की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, जे। और आई जे की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है, जे क्रॉस के की बात करें तो आई मिल रहा है आपको, और के क्रॉस आई की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है, जे। तो ये क्या है, साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहा है। ओके, तो आपने समझ लिया स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा वेक्टर हो उनमें से कोई वेक्टर एक जीरो हो, और या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले थोड़ा और रिजल्ट देख लेंगे फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था पिछली स्लाइड में, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो अगर हम थीटा की बात की जाए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल था ये क्या था, एन कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एन कैप क्या है, एन कैप है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ओके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब बात आती है कि हमारे पास सपोज दो वेक्टर गिवन है, तो a1 आयोटा प्लस a2j प्लस a3k एंड b दूसरा वेक्टर गिवन है b1 आयोटा प्लस b2j प्लस b3k। तो हम a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, तो a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, a क्रॉस b इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ। तो आपको क्या करना होगा, जो i j k को लिख देंगे, i j k को लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, जो हमारे वेक्टर हैं आयत कंपोनेंट है उसका कोफिशिएंट, j कंपोनेंट है उसका कोफिशिएंट एंड k कंपोनेंट है उसका कोफिशिएंट लिख देंगे। तो a1 a2 a3। तो ओके, इसी प्रकार लिख देंगे v1 v2 v3। फिर क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा a क्रॉस v। ओके,